क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम चैप्टर 1 में चर्चा करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में आपको पढ़ना है 4 प्रकार। कौन कौन से स्टूडेंट? तो पहला प्रकार है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस और तीसरा है सहसंयोजी ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। तो इन 4 ठोसों में से आज हम 2 ठोस चर्चा करेंगे, आयनिक ठोस और आणविक ठोस। इसके पहले हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस, इनकी परिभाषाएं सब कुछ हमने बना दिया है और आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आयनिक ठोस का, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आणविक ठोस। तो मैं आपसे सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस है क्या। जिनके रचक घटक, जिनके इकाई संरचनात्मक अवयव एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। जिनके रचक अवयव घटक या आपके संरचनात्मक इकाई एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं या एक निश्चित क्रम से बंधे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। तो क्रिस्टलीय ठोस आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी देखे थे अपन। NaCl है, CHCl है, H2O है। तो जैसे H2O मतलब बर्फ, याद रखिएगा, पानी नहीं, ठीक है ना, बर्फ की बात कर रहे हैं हम। तो ये सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस है। अब उनको भी वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम पहले चर्चा करते हैं आयनिक ठोस। अब देखिए संरचनात्मक इकाई है क्या। संरचनात्मक इकाई स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे अवयव है ना जिससे मिलकर बने होते हैं क्या, ठोस, उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक इकाई। जैसे बात करें हम तो आयन हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो अवयव होते हैं इन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक इकाई। अणु, परमाणु, आयन, धातु परमाणु, ठीक है ना। ये सभी आपको याद रखना है कि सभी के सभी कहलाते हैं रचक इकाई। तो रचक इकाई या संरचनात्मक इकाई या संरचनात्मक अवयव, ये सभी वे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर कोई ठोस बना हुआ है। क्लियर है। जैसे अणु है, आयन है, ठीक है, धातु परमाणु और परमाणु, इन्हीं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस में स्टूडेंट आयन शब्द मिल रहा है आपको। आयन शब्द मिल रहा है मतलब ये ठोस आयन से मिलकर बने हुए हैं, मतलब इनकी संरचनात्मक इकाई है ना क्या है, आयन है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, आयन। आयन मतलब होते धनायन या ऋणायन होते हैं, उन्हें हम आयनिक ठोस कहते हैं। क्लियर। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई स्टूडेंट आयन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं NaCl, CHCl, ZnCl2, ये सभी के सभी आयनिक है। जैसे यहां पर Na पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। इसी प्रकार CS पॉजिटिव बनेगा, सीजियम क्लोराइड है। यहां पर जिंक क्लोराइड है, Zn2 पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन 2 निगेटिव, यहां पर क्लोरीन 1 निगेटिव बनेगा, 2 क्लोरीन है। तो प्लस माइनस इस पर आयन है, मतलब धनायन और ऋणायन है, और इसी धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है आयनिक ठोस। शब्द से ही अर्थ निकल रहा है स्टूडेंट कि ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयनिक ठोस। क्लियर है। ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, आयन, मतलब धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट आयनिक ठोस। Structure of sodium chloride, NaCl, rock salt structure. Sodium chloride crystal is made up of sodium ions, that is, cations, and chloride ions, that is, anions. Sodium chloride crystal is a face-centered, cubic close-packed structure. The chloride ions, being comparatively larger in size, occupy the corner and face-centered positions. The sodium ions, being smaller in size, goes to fill up the voids. Thus, sodium ions occupy the octahedral voids in cubic close structure. On extending the structure, we will see
that each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions, while each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. So the coordination number is 6. चलिए आगे हम इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं कि आयनिक ठोस के कौन कौन से लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है कि ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। ये तो आपने परिभाषा में ही देख लिया कि धन आयन और ऋण आयन से बने हैं, मतलब विपरीत आवेश। जैसा कि आपने यहाँ पर NaCl दिखा, NaCl में मैंने बताया कि Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। मतलब Na पॉजिटिव का मतलब होता है धन आयन और Cl नेगेटिव का होता है ऋण आयन। क्लियर। यहाँ पर सीजियम क्लोराइड है तो सीजियम धनायन है और क्लोरीन जो है आपका क्या है, ऋणायन है। तो ये सीजियम क्लोराइड है, ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं लक्षण कि ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से बने होते हैं। क्लियर। दूसरा, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है। कूलाम का बल क्या कहलाता है? कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो कूलाम का नियम हो गया। और इसी कूलाम आकर्षण बल से यहाँ आयनिक ठोस पर क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है ना। तो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं और इनके मध्य कौन सा बल लगता है, तो कूलाम आकर्षण बल होता है। क्लियर। अगला स्टूडेंट, ये ठोस कठोर व भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है, जैसे आप नमक उठा लें, नमक को आप जब पीटेंगे, नमक को जब आप पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर्ण के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कठोर तो होता है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, भंगुर होता है। मतलब पीटने पे ये छोटे छोटे चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाए। आप नमक का उदाहरण ले लीजिएगा, घर में आपके पास नमक होगा, है ना, जो बड़े बड़े आकार के मतलब नमक रहते हैं, उनको दिया आप किसी भी जैसे मान लीजिए हथौड़े से ही पीट दें तो वो छोटे छोटे चूर्ण के रूप में बिखर जाते हैं। तो ये भंगुरता का गुण प्रदर्शित करते हैं कौन, आयनिक ठोस। अगला, ये ठोस प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक रखते हैं। अब देखिए गलनांक क्या है स्टूडेंट, मतलब गलनांक है क्या, इसकी परिभाषा तो जानना जरूरी है। तो वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, वह ताप उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या है, वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाए, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या कहलाएगा, क्वथनांक का मतलब होता है स्टूडेंट, कोई भी वस्तु है द्रव अवस्था से किसमें, गैस अवस्था में बदल जाए, तो उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक ताप। मतलब एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, जिसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो इनके बीच जो आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। आयनिक ठोसों के बीच जो आयन होते हैं उनके बीच आकर्षण बल प्रबल होता है और इसी प्रबल आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखें, ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण अवाष्पशील होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अब ध्रुवीय विलायक क्या है, जिनमें जैसे हमारे पास कोई विलायक है जैसे H2O, इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आ जाता है, मतलब ये ध्रुवीय विलायक है। कहने का मतलब ऐसे विलायक जिसमें आयन हो, ऐसे विलायक जिसमें आयन हो, ध्रुव हो, एक प्लस हो और एक माइनस, है ना, अवस्था में आ जाए, मतलब ये टूट जाए, तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय विलायक। तो जो भी आपके पास आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। जैसे नमक है, उसको आप यदि घोल दो तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आयन है, जब आयन मुक्त अवस्था में हो जाते हैं तो धारा का प्रवाह होने लगता है। जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं होते, इस कारण से धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे ही इनको आप किस में डाल दोगे, पानी में डाल दो, इनको विलयन अवस्था में कर दो या किसी भी विलायक में मिला दो, तो जब ये घुल जाते हैं तो इनमें आयन का जो होता है वो प्रवाह होने लगता है और जिससे विद्युत का प्रवाह होने लगता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ठोस अवस्था में कुचालक है और विलयन या गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक है। क्लियर स्टूडेंट। तो आशा करता हूं कि ये आपसे बन जाना चाहिए। आयनिक ठोस क्या है, आयनिक ठोस के लक्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए करा रहा हूं, अच्छे से तैयार कर लेना। अब स्टूडेंट हमको देखना है आणविक ठोस। आणविक ठोस ही आयनिक ठोस के ही तरह परिभाषा होता है। जैसे आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बना होता है, तो आणविक ठोस अणु से मिलकर बना होगा। क्लियर है ना। तो आणविक ठोस के जो क्रिस्टल हैं उनकी संरचनात्मक इकाई क्या होगी, अणु होगी। तो वे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्लियर इकाई अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं।
जैसे आयोडीन है, ठोस मीथेन है, बर्फ है। ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही कर लेना है। आयोडीन, ठोस मीथेन, बर्फ। इनके जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? अणु है। अणु से ही बना है आणविक ठोस। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल मतलब प्रकार है। और क्रिस्टलीय ठोस में दूसरा प्रकार हो गया आणविक ठोस। इसमें हम दो ही प्रकार चर्चा करेंगे, एक कर लिए आयनिक ठोस और आणविक ठोस। तो आणविक ठोस की परिभाषा आप समझ गए कि ऐसे ठोस जिनके संरचनात्मक इकाई, जिनकी रचक घटक इकाई या जिसके मूल रचक घटक क्या होते हैं? अणु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आणविक ठोस। एग्जाम्पल आयोडीन, ठोस मीथेन, बर्फ। आगे देखें लक्षण। ये ठोस अणुओं द्वारा बने होते हैं। आयनिक ठोस में क्या देखा था आपने? आयन द्वारा बने होते हैं। अब ये आणविक है तो अणुओं द्वारा बने होंगे। इन ठोसों में अंतर कण बंधन बल, वांडरवाल्स बल होता है। कुल मिलाकर आपको इसमें सीधा सा लिखना है कि इन ठोसों में वांडरवाल्स बल पाया जाता है। कौन सा वाला स्टूडेंट? वांडरवाल बल्स। ठीक है ना, इतना आप लोग लिख लेना। वांडरवाल्स बल्स 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने सब कुछ कराया है, शायद आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर वहां पर मिला होगा। ये ठोस मुलायम होते हैं, मतलब ठोस भी होते हैं लेकिन मुलायम होते हैं। आयनिक ठोस में आपने क्या देखा था? ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अगला, दुर्बल वांडर बल के कारण ये ठोस निम्न गलनांक व निम्न क्वथनांक रखते हैं। आयनिक ठोस में उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते थे, लेकिन यहां पर आपका जो आणविक ठोस है इसमें जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें कौन सा बल पाया जाता है? दुर्बल वांडर वाल्स बल। ध्यान रखिएगा, उसमें कूलाम आकर्षण बल पाया जाता था। आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल, कूलाम आकर्षण बल। लेकिन ये आपका वांडरवाल्स और वो भी दुर्बल वांडरवाल्स बल पाया जाता है, जिसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। गलनांक की परिभाषा आपने समझ ली होगी कि वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम कहते हैं गलनांक। और क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है या किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो कोई ठोस है तो पहले वो द्रव में बदलेगा, इसके बाद वो वाष्प की अवस्था में बदलेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये निम्न वाष्पन ऊष्मा के कारण समानता वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब किसी पदार्थ को आप खुला छोड़ दो, वो धीरे धीरे वाष्पित हो जाए। जैसे पानी को आप किसी भी पात्र पर रख दो, आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो वहां से गायब हो जाएगा, मतलब वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल रहा है और धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और जो आपका आणविक ठोस है इसमें वाष्पशील होता है। अगला देखें, ध्रुवीय ठोस व अध्रुवीय ठोस क्रमशः ध्रुवीय व अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। विलय का मतलब होता है मिल जाना। तो कुछ ठोस ध्रुवीय भी होते हैं, कुछ ठोस अध्रुवीय भी होते हैं। तो ये क्रमशः जो ध्रुवीय ठोस है वो ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं और जो अध्रुवीय ठोस है वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अगला और लास्ट, ये ऊष्मा या विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब ऊष्मा विद्युत दोनों का इसमें चालन नहीं होता।